भी कोई नहीं। तो कौन सा दिया था मैंने? हो गया था। हैं? हो गया सी। पहले दस दे। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आंसर। अब बोलो तो सही। 2,10,000 आया था कितने? 206 667 यही आया था। ये नहीं आया था। क्या आया था? 1,000। देखो ना, 20 लाख का कर्जा था, 14% रेट है, पूरा साल गुजर गया। 2,80,000 ऐसी है। फिर 20 लाख में से 6 लाख आपने पेमेंट कर दी थी, 14 लाख आपका बचा हुआ था। 10% में 6/12 इन्वेस्टमेंट। क्या? अच्छा, तो यही खा गए। मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं कटे तो तू इनकम कर ली। शाबाश शाबाश। की बनेगा कसम तेरे। अजी इसकी जो वो थोड़ी सी समझा रहे हैं क्या क्या? रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की जो है जो भी रिक्वायरमेंट है वो समझा रहे हैं, थोड़ा क्या क्या है। अच्छा, पहली बार में उसने कहा दी बोरिंग कॉस्ट निकाले। हाँ, इसमें उसने यही मांगा बोरिंग कॉस्ट निकाले। दोनों बोरिंग कॉस्ट ही मांगी है, लेकिन पहले वाले में उसने ये कहा है कि ये आपने अज्यूम करना है कि ये स्पेसिफिक बोरिंग है। कैसे पता लगा? इन ऑर्डर टू बिल्ड द, मतलब बैंक से हमने पैसे लिए ही, ये क्या किया है कि पैसे हमने कहाँ लगाने हैं? बिल्डिंग। तो इस कौन सी बोरिंग है? तो पहली रिक्वायरमेंट हमने करनी है स्पेसिफिक बोरिंग की assumption की बेस पे। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने करनी है assuming the construction could not begin due to building plan not meeting municipal standards। हाँ, दूसरी रिक्वायरमेंट हमने ये इस तरह से करनी है कि वो कहता है कि हम बिल्डिंग शुरू ही नहीं कर सकते। कर्जा मिल गया, ठीक हो गया, हमने ठेकेदार को पैसे भी दे दिए, लेकिन हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सके। ठेकेदार अपना काम नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? वो कहता म्यूनिसिपल के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो बिल्डिंग का नक्शा प्रूव नहीं हो पा रहा था, या जो भी मसला था। ठीक है, बिल्डिंग का जो नक्शा था वो प्रूव नहीं हो पा रहा था। मतलब वो कहते होंगे यहाँ पे तो फैक्ट्रियां बननी, यहाँ पे तो घर नहीं बन सकता, या यहाँ पे तो दुकानें बनी, यहाँ पे घर की इजाजत आपको किसने दी है? आप कह रहे हैं हमारा प्लाट से जो मर्जी बनाइए, वो कहते नहीं, प्लाट तो है, लेकिन बनाओगे वो जो 80 कमाए। नहीं बात लगी? या वो ये कह सकते हैं यहाँ से तो सड़क गुजरनी है, तो आप ये बिल्डिंग नहीं बना सकते। उन्होंने बिल्डिंग बनाने से हमें रोक दिया है। अब जब बिल्डिंग ही नहीं बन पाई, तो क्या वो तीनों कंडीशनें मीट हो सकती?
तो तीनों कंडीशनें मीट नहीं हुई। तो जब तीनों कंडीशनें मीट नहीं होगी तो क्या करना फिर? सूद तो आपको पड़ रहा है, 20 लाख के ऊपर मीटर तो चालू हो गया बैंक का, लेकिन क्या वो सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में लेके जा सकते हैं? क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? आप काम ही स्टार्ट नहीं कर पाए तो आपने कहाँ से बिल्डिंग की कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड करना? इंटरेस्ट ऐड करने के लिए बिल्डिंग होना जरूरी है ना, बिल्डिंग रही लैंड है। तो लिहाजा पार्ट बी का आंसर क्या है कि 0 रुपीज जाएगा, कैपिटलाइज होगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। वो कहता है बनना शुरू हुई है 2006 में। तुम कहेंगे 6 में जब बनी थी, जब 6 में आपका फंडा और गवर्नमेंट का फंडा आपस में क्लियर हो गया था तब ठीक है, लेकिन 5 में 1 रुपया भी बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। यहाँ तक की बात लगी? अच्छा जी। अभी तक बच्चों ने जो सवाल पढ़े हैं ना, उनमें यह था कि या तो स्पेसिफिक लोन था या जनरल लोन था। अभी तो जितने भी सवाल पढ़े हैं सब में यही था, या तो स्पेसिफिक लोन था या क्या था, स्पेसिफिक लोन था तो स्पेसिफिक लोन के हिसाब से कैलकुलेशन की है, जनरल लोन था तो जनरल लोन के हिसाब से कैलकुलेशन की है। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि एक सवाल में 3 3 4 4 जनरल लोन थे, रेट का फटा पड़ गया था, तो फिर हमने रेट निकाल लिया। ऐसे ही ना, डिबेंचर भी आ गए, वो क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी आ गया, फ्लोटिंग, और वो पता नहीं कौन कौन से। तो अब सिनेरियो कुछ ये होने जा रहा है कि अगर आपके पास स्पेसिफिक लोन भी हो, जनरल लोन भी हो, और अपने पैसे भी हो, तीनों पैसे आपके पास इकट्ठे तिजोरी में पड़े हैं, अपने पैसे भी पड़े हैं, स्पेसिफिक लोन भी ले लिया है, और पिछले सालों से जनरल लोन भी पड़े हुए हैं। अब तीनों पैसे इकट्ठे एक तिजोरी में पड़े। अब जब आप ठेकेदार को पैसे दोगे तो कौन से वाले पैसे पहले दोगे, कौन से वाले पैसे बाद में दोगे, इसका कोई सीक्वेंस तय करना है। बात समझ लगी? तो सीक्वेंस ये है बच्चों, सबसे पहले अपने पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा? अपने पैसों से बनाएगा। ये नहीं हो सकता कि अपने पैसे साइड पे रख के पहले कर्जा ले ले। अगर अपने पैसे पड़े तो कर्जा क्यों लेना है? अपने पैसों पे कौन सा सूद है? कर्जे पे तो सूद है। तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा? अपना पैसा लगाएगा। तो अगर आपके पास तीनों तरह के फंड पड़े हैं, कौन कौन से? अपने भी, स्पेसिफिक बोरिंग भी, और तो सबसे पहले कौन से पैसे ठेकेदार को देंगे? अपने। जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर, और जब वो भी खत्म हो जाएंगे तो फिर, ये सीक्वेंस याद रखो। ये समझ रही बात? बोलो सही। अच्छा, और अगर बैंक को किस्त वापस करने का टाइम आ गया, बैंक को किस्त वापस करने का टाइम आ गया, तो फिर क्या करना? सबसे पहले अपने पैसों से देंगे, अगर वो नहीं पड़े हुए तो जो उनसे लोन लिया था वो पड़ा होगा, उसमें से पैसे वापस करेंगे। और अगर वो भी खत्म हो गया तो फिर जनरल बोरिंग में से पैसे निकाल के उनको दें। हाँ जी। तो वाले तो समझ आता है, मतलब जो हमारे अपने पैसे पड़े वो हम पहले इस्तेमाल करेंगे, तो नीचे वाले जो दोनों लोन कौन ही है उसमें से पहले स्पेसिफिक को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? हाँ देखो, आपने कर्जा लिया, लेकिन अभी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो हो रही थी, आपने अपने पैसे लगा दिए। बात में लगी नहीं लगी? तो उस जो बैंक से पैसे लिए थे वो सारे के सारे आपके पास तिजोरी में पड़े हुए। अपने पैसे किसको दे दिए? ठेकेदार को। वो काम कर रहा है अभी, स्पेसिफिक लोन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद बैंक ने क्या पाई पहली किस्त, तो हम फिर क्या करेंगे? उसी लोन में से जो बैंक से हमने लिया था, उसी में से पहली किस्त निकाल के बैंक को वापस कर, क्योंकि अपने पैसे कहाँ दे चुके हैं? ठेकेदार। समझ लगी बात? हाँ, इतराज नहीं समझ आई? ठीक हो गई? तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, चाहे ठेकेदार को पैसे देने हैं यही सीक्वेंस होगा, और चाहे बैंक की किस्त पे करनी है तब यही सीक्वेंस होगा। ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ठेकेदार को अपने पैसे दे दिए और स्पेसिफिक लोन वाले भी सारे पैसे ठेकेदार ही ले गया, फिर बैंक की किस्त की बारी आई, तो उसके बाद उस वक्त ना हमारे पास अपने पैसे थे और ना ही स्पेसिफिक लोन वाले थे। उस वक्त कौन से पैसे हमारे पास पड़े थे? जनरल लोन वाले। उसमें से पैसे निकाल के उसको दे दे। समझ आई बात? अब बच्चों, ये सवाल है, इसको ध्यान से समझना, बड़ा औखा सवाल है। और ये कब? मार्च 2010, Greenite Corporation started the construction of a new plant to meet the growing demand for its products.
क्या किया जी इसने? ये कब मार्च 2010 को क्या किया? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। द न्यू प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2011। कब शुरू हुई, कब मुकम्मल हुई? ये कब मार्च 2010 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 31 मई 2011 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। तो यहाँ तक की बात समझ लगी। कितने महीने लग गए? 14 महीने। 14 महीने कितने कटे? ये हालात ने महीने नहीं पूरे निकल रहे। हाँ, इसमें भी साजिश है। यहूदी साजिश है। यहूदी हमारा पूरा महीना ही खा गए। हाँ, उन तेन 15 महीने नहीं लभदा होना। लभ गया कि नहीं लभ्या? लभ गया। अच्छा जी। और यकम मार्च 2010 a 7 year loan of 70 million was obtained specifically for the construction of the plant। स्पेसिफिक लोन है कि जनरल लोन है? क्या पहले दिन ही मिल गया है? कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? लोन कब मिला है? ठेकेदार को पहली पेमेंट कब कर दी है? क्या तीनों कंडीशनें पहले दिन मीट हो गई? तो यकम मार्च को मीटर चालू हो जाएगा। बैंक का मीटर तो चालू हो जाएगा, हमारा भी चालू हो जाएगा। ठीक हो गया? द लोन कैरिड मार्केट एट द रेट ऑफ 13% पर एनम पेबल सेमी एनुअली। इसका मतलब है ये 70 मिलियन में से 6 महीने बाद हमने किस्त वापस करनी। एंड अरेंजमेंट फी लो जी अभी आ गई। 1% ऑफ द लोन अमाउंट वाज पेड। अरेंजमेंट फी पड़ी हुई है। कौन सी फीस है? प्रोसेस याद है कुछ कुछ? वो ब्रीफ केस पकड़ाने लगे थे, फिर पकड़ लिए। कितने पैसे दिए उन्होंने हमें? आवाज नहीं आई। क्या वाकई हम 70 मिलियन लेके निकले? हाँ, शाबाश, ध्यान से। कितने पैसे लेके वहां से निकले? शाबाश 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 शाबाश। तो ये बात याद रखनी है कि हम जब बैंक से पैसे लेके निकले तो हमारे पास 70 मिलियन नहीं था। कुछ पैसे तो उन्होंने पहले दिन ही काट लिए हमसे। हम बैंक से कितने पैसे लेके निकले? 69.3 मिलियन। कितने पैसे उन्होंने काटे? 7 लाख रुपए की चाह भाई। समझ लगी? नहीं समझ लगी? टू इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन। ये क्या मुराद है 5 मिलियन से? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्या मतलब है? 5 मिलियन के अंदर इंटरेस्ट है? वर पेड ऑन 31 अगस्त 2010 यानी 28 फरवरी 2011। बच्चों आपने मुझे बताना है 31 अगस्त 2010 वाले दिन हमने बैंक को कितने पैसे दिए। क्या ये निकाल सकते हैं?
हाँ जी, कितने पैसे देगा? 9.55, ये कैसे? सूद कितना बनता है? कैसे? 70 का 13%, फिर 6/12, क्या आंसर है? और 5 मिलियन ये भी देना है। 5 + 4.55, ये बात समझ लगी? तो क्या बन जाएगा? 9.55 मिलियन। मेरा सवाल आपसे ये है, 28 फरवरी 2011 को कितने पैसे देने हैं? 9.225। ये कैसे आया? अगला जो सूद है वो 70 मिलियन पे नहीं लगना, 65 मिलियन पे लगना। अब ये याद रखना, हालांकि हम बैंक से 70 मिलियन लेके नहीं निकले थे, फिर भी सूद 70 पे ही लगना था। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट पे 70 मिलियन लिखा हुआ था। प्रैक्टिकली वो हमें 70 मिलियन लेके निकलने नहीं दिया उन्होंने हमें, लेकिन डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ था? 70। यहाँ तक की बात में लगी? है? 7 लाख की चाह पी थी ना, वो एक एक्सपेंस है ना, वो भी पेगा, वो भी सूद है। जाएगा, जाएगा। बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड, याद करो पहली लाइन, बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड। पहली लाइन पढ़ो जरा। बोरिंग कॉस्ट क्या चीज है? इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। और अदर रिलेटेड कॉस्ट से क्या मुराद है? बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस से क्या मुराद है? अरेंजमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड कमिटमेंट फी। तो ये सारा कुछ ही बोरिंग कॉस्ट है। सूद भी बोरिंग कॉस्ट है, और अरेंजमेंट फी भी क्या है? बोरिंग कॉस्ट। नहीं समझ लगी? तो ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। क्यों बोला? ये स्पेसिफिक लोन है, तो स्पेसिफिक लोन पे आने वाला इंटरेस्ट कहाँ जाता है? यहाँ तक की बात समझ लगी थी? अच्छा जी। पढ़ लेंगे बंद आज की तारीख। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਲੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਲੂਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਈਫੋਨ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈ। अच्छा जी। GC also has a running finance facility of 100 million carrying markup at the rate of 14% per annum। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से क्या मुराद है? ये जनरल लोन है, ठीक है? मतलब जनरल लोन पिछले साल से चलता आ रहा होगा। कितने रेट पे? 14%। एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस जनरल पर्पस फैसिलिटी। उसने नीचे बता भी दिया है। अच्छा, अगर ये ना भी बताता ना, तो फिर भी आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, रनिंग फाइनेंस का जब भी वर्ड आएगा डेट मीन्स जनरल बोरिंग। रनिंग फाइनेंस का जब भी वर्ड आएगा क्या मतलब होगा? जनरल बोरिंग। यहां तक की बात में लगी? सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ओके। अब बच्चों, क्या जनरल बोरिंग को इन्वेस्ट करके हम इन्वेस्टमेंट इनकम कमाएंगे? नहीं। क्यों बोला? वो नहीं आनी। किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम हम स्पेसिफिक के ऊपर ले सकते, जनरल के ऊपर नहीं ले सकते। ये बात याद रखिए, पहले दिन इसके ऊपर अच्छी खासी बहस हो चुकी है, ठीक है? लो जी, ठेकेदार आ गया। ये कम मार्च को कितने पैसे दिए? ये 25 मिलियन कहाँ से दिया होगा? अच्छा, पूरे सवाल में अपने पैसों की बात हुई है, तो अज्यूम करेंगे अपने पैसे कोई नहीं थे। नहीं समझ लगी? अपने पैसे कोई नहीं थे। तो 25 मिलियन की पेमेंट करनी थी। क्या यकम मार्च को हमारे पास लोन था? था, उसी दिन मिल गया था। तो इसका मतलब है 25 मिलियन की पेमेंट हमने स्पेसिफिक लोन में से की होगी। अच्छा,
अगर ऐसे होता बच्चों कि ये वो कहता लोन मिला 1 अप्रैल 2010 को, और यहाँ पे पेमेंट लिखी होती 1 मार्च 2010, तो फिर ये कहाँ से की होती? ये जनरल बोरिंग में से की होती, क्योंकि अपने पैसे कहीं नहीं है। जनरल बोरिंग पिछले साल से चलती आ रही होगी। क्या जनरल बोरिंग को हासिल करने की तरीके उसने बताई है? तो अज्यूम करेंगे कि 1 मार्च को जनरल बोरिंग थी, स्पेसिफिक लोन अप्रैल में मिला था। लेकिन अगर स्पेसिफिक लोन उस दिन अवेलेबल है और जनरल बोरिंग भी उस दिन अवेलेबल, ये दोनों एक ही दिन अवेलेबल थे हमारे पास, ठेकेदार आया उसको पैसे दिए, तो कहाँ से दिए होंगे? स्पेसिफिक में से दिए होंगे, हालांकि जनरल अवेलेबल था, फिर भी हमने स्पेसिफिक में से दिए होंगे। क्या ये सीक्वेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है, हमारे पास 1 मार्च 2010 वाले दिन कितने पैसे थे? 17 मिलियन थे। सुबह 70 पूरे होंगे। हाँ, ये बात याद रखनी है बच्चों, हमारे पास 69.3 मिलियन थे, उसमें से हमने ठेकेदार को कितने दे दिए, बाकी कितने रह गए? 44.3 मिलियन। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? ये 44.3 मिलियन हमारे पास बच गए, इसको हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो। ये पॉइंट समझ आया? 44.3 मिलियन अब हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिए हो। इसके बाद अगली पेमेंट हमने कब करनी है? 31 जनवरी 2011 वाले दिन पेमेंट करनी। वैसे तो ठेकेदार को पेमेंट 2010 में और कोई नहीं करनी, अगली पेमेंट 31 जनवरी 2011 को करनी है। लेकिन क्या इस साल में सिर्फ यही पेमेंट होनी थी? एक पेमेंट और होनी थी जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 31 अगस्त 2010 वाले दिन। वो 9.55 वाली पेमेंट इसी 44.3 में से करनी है आपने। नई बात समझ आ रही? समझ लगी बात? तो इसका मतलब है ये 44.3 मिलियन बाकी सारा साल इन्वेस्टेड नहीं रहा, इसको छेड़ा है आपने। कब? 31 अगस्त 2010 वाले दिन इसको छेड़ा है आपने। इस 44.3 मिलियन में से कितने पैसे निकाले थे? 9.55 मिलियन आपने निकाला था 31 अगस्त 2010 वाले दिन। यहां तक की बात में लगी? यहां तक की बात में लगी? तो 31 अगस्त 2010 वाले दिन बैंक को ये 9.55 मिलियन पे करने के बाद बाकी पैसे कितने बचे हुए थे जो आपने इन्वेस्ट कर दिए? 34.75 मिलियन आपने बाकी के इन्वेस्ट कर दिए, ऐसी है? किसी ने इन्वेस्ट कर दिए? हैं? ये कब मार्च से तो कर दिए ना, कितने कर दिए? कर दिए। लेकिन ये पैसे कब इन्वेस्ट किए? 31 अगस्त को पेमेंट नहीं करनी 9.55, वो इसी में से करनी है ना, क्योंकि अपने पैसे तो थे ही नहीं। अपने पैसे नहीं है, वो अपने पैसे ना शुरू में थे ना अब है। ना ठेकेदार को देते वक्त पैसे थे अपने, ना बैंक को देते वक्त पैसे अपने। ठेकेदार को कहां से पैसे दिए हैं? तो क्या स्पेसिफिक लोन सारा खत्म हो गया? तो फिर बैंक को पेमेंट जो करनी है वो पहली किस्त और सूद देना है, वो कहां से देना है? इसी में से देंगे ना, क्योंकि पड़ा हुआ है। तो लगी ना? ये खत्म होगा तो जनरल लोन की बारी आएगी, अपनी तो बारी नहीं आ सकती। क्यों? हम तो सदा का कंगाल, अपना 1 रुपया भी नहीं है यहाँ। समझ लगी बात की? 31 अगस्त वाले दिन ये पेमेंट करने के बाद हमारे पास बाकी माल कितना बचा हुआ? 34.7। ये माल 31 जनवरी 2001 वाले दिन भी मौजूद होगा। उस दिन हमने ठेकेदारों को कितनी पैसे पेमेंट करनी है? तो वो इसमें से तो बच्चों पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए थे? 34.75 मिलियन। तो हमारे पास तो 65 मिलियन नहीं थे, तो फिर क्या करेंगे? कितने पैसे जनरल बोरिंग में से पे करें? ये निकालना है आपको। 30.25 मिलियन, यहां तक की बात सुन लगी?
हमारे पास जनरल बोरिंग का 100 मिलियन पड़ा हुआ है, उसमें से 30.25 मिलियन वो वाला और 3475 मिलियन ये वाला मिला के उसको 65 मिलियन बना के देंगे। क्या जनरल बोरिंग पे गांधी की फोटो लगी है और स्पेसिफिक बोरिंग पे कायदे की फोटो लगी? हाँ, दोनों पे एक ही, मतलब ठेकेदार को नहीं पता लगा क्या एकड़े नोट ने थे एकड़े नोट ने, ये हमारे दिमागों में है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब बच्चों 31 जनवरी के बाद अगली पेमेंट क्या 30 सितंबर को नहीं है, 28 फरवरी को अगली पेमेंट होनी है। क्या उस वक्त हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग है? नहीं, अब खत्म हो चुकी है। अब तो फिर वो वाली पेमेंट बैंक को हम कहेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए माफ कर दे, बैंक माफ कर देगा। तो बैंक को पैसे कहाँ से देंगे? जनरल बोरिंग से देंगे। तो वो जो 100 मिलियन है उसमें से अब 9,225 मिलियन हम जनरल बोरिंग में से पे करें। समझ आ गई बात? और अगली पेमेंट हमने कब करनी है? 30 सितंबर 2011 को करनी है। कितनी? 10। ऐसी है। अब वो कहता है कि 30 जून 2010 तक की कैलकुलेशन करो और 30 जून 2011 की कैलकुलेशन करो। तो ये वाली पेमेंट तो हमारे इन दोनों सालों से आगे जाके हो रही है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। क्यों? हमारा सवाल कहाँ पे खत्म हो गया? 30 जून तक खत्म हो गया, वो 30 सितंबर को पेमेंट हो रही है, तो उस पेमेंट का हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक की बात लगी। अब बच्चों एक चीज नोट करनी है आपने कि जिस सवाल में दो लोन आ जाए, स्पेसिफिक भी आ जाए, जनरल लोन भी आ जाए, या साथ हमारे अपने पैसे भी आ जाए, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया। और वो काम ये है कि आपने बनाना है टेबल। क्या बनाना है? टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 है। नाम क्या है इसका? ग्रे नाइट। टेबल बनाना सीखें बच्चों, ये टेबल है, ये टेबल आपने बनाना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या डिटेल्स ऑफ पेमेंट टेबल। हाँ जी, तो समझ लगी थी? ये कब मार्च 2010 को पहली पेमेंट की 25 मिलियन अपने पैसे थे? नहीं थे। कहाँ से पेमेंट की? 25। फिर 31 अगस्त 2010 वाले दिन आपने बैंक वालों को पेमेंट की जिसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों शामिल था। कितनी पेमेंट की? 9.55। ये 9.55 कहाँ से आया? बात समझ लगी? ये आपने निकाला होगा। अपने पैसे थे? नहीं। कहाँ से पेमेंट की? उस वक्त स्पेसिफिक बोरिंग में पैसे पड़े हुए थे। फिर 31 जनवरी 2011 को पेमेंट की कितनी? 65 मिलियन की। उस वक्त स्पेसिफिक बोरिंग में कितने पैसे थे? 34,75। बाकी पैसे कहाँ से दिए? जनरल बोरिंग में से। कितने? 30,25। फिर 28 फरवरी 2011 को आपने फिर बैंक को पेमेंट की कितनी? 9.225। अपने पैसे थे? नहीं। स्पेसिफिक लोन था? नहीं। कहाँ से पेमेंट की? जनरल बोरिंग। ये टेबल बड़ा जरूरी है। ये टेबल आज से पहले हमने क्यों नहीं बनाया? या तो सवाल में स्पेसिफिक बोरिंग होती थी या सवाल में जनरल बोरिंग होती थी, इसलिए टेबल की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ी। और ये टेबल कब आएगा? कब आएगा? जब सवाल में 3 जनरल बोरिंग होगी। हाँ है। हाँ, जनरल और स्पेसिफिक जब दोनों होंगे ना तभी आएगा। अगर जनरल 3 है लेकिन जनरल ही है तो फिर भी ये टेबल नहीं आना। समझ लगी ना बात? अगर जनरल लोन 1 है
लेकिन साथ स्पेसिफिक लोन है, फिर आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? ये टेबल सबको क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट ये है, चूंकि इस सवाल में आपने स्पेसिफिक लोन भी इस्तेमाल किया है और जनरल लोन भी इस्तेमाल किया है, तो अब दोनों फार्मूले लगेंगे, स्पेसिफिक वाला भी लगेगा और जनरल वाला भी लगेगा। स्पेसिफिक पे रेट किस पे लगता है? किस वैल्यू पे लगता है? सबसे पहले जो हम्म फॉर्मर्स का ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन फॉर हम्म और कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जनरल बॉडी में रेट किस पे लगता है? हाँ कैलकुलेट किस पे रख है? लोन पे लगता जो पे कर दिया है, जो हमने ठेकेदार को पे कर दिया उस पे लगता है, ऐसी है। अब बच्चों हमने जनरल पहले स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर हमने जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो मुझे बताओ स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका टोटल इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट इनकम है। हाँ, पहले टोटल कैसे होगा ना, माइनस तो बाद में करेंगे। क्या हम स्पेसिफिक लोन के ऊपर आने वाले इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? निकाले जरा। हाँ जी। आंसर आ गया? आ गया आंसर? ये जो 2010 में हाँ? स्पेसिफिक लोन के ऊपर बच्चों इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो नहीं निकाला गया आपसे? ये देखो जरा, 70 मिलियन पे 13% लगेगा। हाँ जी। 1 मिलियन तो 7 लाख से 5,000। सूद। हाँ जी। यहाँ पे आपने कहाँ से 4.5 निकाला था ये बताओ? उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि 7 लाख तक काट देता है? ये 9.5 तो नहीं बताया ना कि मुकर गए? ये क्यों दसिया ही? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? पहले यह सोच उदो 4.55 मिलियन तो कैसे कटा? मैंने क्या कहा था? क्यों? है? कोडिंग अपन करती है। हाँ जी। खातों में क्या लिखा हुआ है वो तो बाद में उन्होंने पैसे निकाले ना। जो हम लेके जा रहे हैं चुप करके, उन्होंने कहा चुप करके रह जाओ, नहीं तो अभी नहीं मिलने। नहीं समझ आ रही? हाँ। पैसे आप एक्चुअल में चाहे कम लेके आए हैं, सूद आपने 70 भी देना है, ये कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि वो तमाम डॉक्यूमेंट पे हमने लोन कितना लिया हुआ है, 70 मिलियन। अगर उनके नहीं 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 ਅਸੀਂ तो 59.3 मिलियन लोन लिया है, उन्होंने कहा पुत्र तुझे 59.3 भी नहीं लिया, तुझे जीरो लोन लिया है, निकलो शाबाश। नहीं समझ आ रही? हमारी मजबूरी है, बैंक जो कह रहा है करना पैना है। हाँ जी। इसलिए बैंक नहीं जाते होते। ठीक है, वो दो ही दफा, दो दो दफा दुख देना है।
पहले पैसे काट ले उन्हें, बाद तो सूद भी 70 मिलियन तो ला रहा है। और समझ लगी बात की। अब बच्चों याद रखना, हमने कर्जा कब लिया था? ये कब? मार्च 2010 को। और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2010 को। तो कितने महीने का सूद बनता है? 4 महीने का सूद बनता है पिछले साल। सोचो तसल्ली से। ऐसा समझ आई बात? और इन 4 महीनों की इंटरेस्ट इनकम बनती है कितनी? अब याद रखना, 44.3 मिलियन आपके पास बचा हुआ था, आपने वो इन्वेस्ट किया हुआ। और उसके ऊपर रेट क्या लगेगा बच्चों? 8%। 44.3 मिलियन इंटू 8% इंटू कितने महीने? 4 महीने, 4/12। नहीं समझ आई? है? 2010 वाले पहले खाता क्लोज कर लें। 2010 वाला खाता क्लोज हो गया। अब बात करें 2011 की। वो शुरू कब से होगा? 1 जुलाई 2010 से शुरू होगा और 30 जून 2011 तक चलेगा। ये 2011 वाला साल। समझ लगी बात? अब 1 जुलाई से ऑनवर्ड सोचो। 1 जुलाई वाले दिन आपके सर पे कर्जा 70 मिलियन ही था या 65 मिलियन हो गया था? 70 ही था। तो जुलाई और अगस्त 2 महीनों का सूद 70 मिलियन पे ही लगेगा। अगस्त के बाद सूद 65 मिलियन पे लगेगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं समझ रही? अब बच्चों ये जरा देखो, 70 मिलियन पे सूद लगेगा 13% इंटू 2/12। कौन कौन से? जुलाई और अगस्त का। क्या आंसर आ जाएगा? 1 लाख, सॉरी, 15,16,667। चेक कर लो। तो रहेगी। फिर 31 अगस्त वाले दिन 5 मिलियन आपने पे कर दिया। बाकी कर्जा कितना रह गया? 65 मिलियन इंटू 13% इंटू 5/12 के लिए। पांच बटा बारह को किया बच्चों, ये देखो एक नीचे लाइन लगी जी। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी टू 28 फरवरी। सस्पेंशन आ गई। द सस्पेंशन वाज कॉज ड्यू टू डिले इन द शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। क्या ये नेसेसरी स्टॉपेज है कि अननेसेसरी है? आई क्या आपने जानबूझ के यहाँ पे एसेंशियल लिखा है ताकि आपके दिमाग में क्या आ जाए कि नेसेसरी स्टॉपेज? हम प्लान इंस्टॉल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ो जरा। हम प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब कंस्ट्रक्शन में अगर कोई बाहर के मुल्क से कोई पुर्जा आना था और वो लेट हो गया है, तो एक कंस्ट्रक्शन का कसूर है? कंस्ट्रक्शन का कसूर तो नहीं है ना, ये किसका कसूर है? हाँ, अगर तो पता होता कि बाहर आना इतनी देर लगेगी फिर तो प्लान का हिस्सा होगा ना। लेकिन वो क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्शन सस्पेंड करनी पड़ेगी, इसका मतलब प्लान का हिस्सा था नहीं। जो प्लान हमने सोचा हुआ था उस प्लान के मुताबिक हमने ये नहीं सोचा हुआ था, हमने बाकी सारा काम कर लिया होगा ना। और हमें लगा होगा कि यार 1 फरवरी को वो पुर्जा आ जाएगा, नहीं आया। प्लान के मुताबिक तो 1 फरवरी का प्लान हमने सोचा हुआ, वो नहीं आया। कब आया? 28 फरवरी को आया। महीना लेट हो गया। तो महीना हमारी कंस्ट्रक्शन रुकी रही। अब ये नेसेसरी स्टॉपेज है क्या नेसेसरी है? अननेसेसरी। तो इस महीने में क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट को बिल्डिंग की कॉस्ट कैसे बनाएंगे? नहीं बने। ठीक है। अच्छा, अगर अगर आपने समझना हो ना कि नेसेसरी स्टॉपेज है क्या नेसेसरी, आपने एज्यूम करना है क्या कि अगर ये प्लांट वो बना रहा था, अगर यही प्लांट ये दुनिया के किसी और कोने में बना रहा होता, क्या वहां पर यही मसला होता? या किसी और महीने में बना रहा होता, किसी और साल में बना रहा होता, किसी और कंट्री में बना रहा होता, तो क्या हमेशा ये पुर्जा लेट ही पहुंचेगा? अगर तो ये पुर्जा हमेशा लेट ही पहुंचेगा ना, फिर तो ये नेसेसरी स्टॉपेज हो जाएगी। जैसे हमेशा लेंटर को सुखाना पड़ता है दुनिया में, जब भी बिल्डिंग बनाओगे ठेकेदार आपको यही कहेगा, भाईजान लेंटर पा लिया ना 3 दिन तक इन्हें पानी लाओ, 3 दिन तक इन्हें धुप लाओ,
ये दुनिया के हर ठेकेदार के। तो बिल्डिंग आप लाहौर में बनाएं, कराची में बनाएं, बलूचिस्तान में बनाएं, यूरोप में बनाएं, यूएसए में बनाएं, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं, जब भी लेंटर डालेंगे क्या करें? 3 दिन का काम रोक दें। ये क्या है? नेसेसिटी। दुनिया में जहां मर्जी काम करो, लेकिन अगर आप प्लान बना रहे हैं और ये पुर्जा अगर आपको महीना नहीं मिला लेट, क्या ये दुनिया के हर कोने में ऐसे होगा? तो अगर वो काम जो दुनिया के हर कोने कोने में ऐसा नहीं ना होगा, इसका मतलब है कि वो काम इस कंस्ट्रक्शन के प्लान का हिस्सा नहीं था, वो अचानक हो गया। तो फिर नेसेसरी स्टॉपेज है, क्या नेसेसरी है? और अननेसेसरी स्टॉपेज में क्या करते हैं? उस महीने की बोरिंग कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएगी, प्रॉफिट लॉस में जाएगी। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हमने 6/12 करने की बजाय क्या करना है? 5/12, क्योंकि जनवरी तक की हम बोरिंग कॉस्ट लेंगे, फरवरी की बोरिंग कॉस्ट नहीं लेंगे। समझ लगी बात की? अगली वैल्यू आ गई, 35,20,833। हम्म। यहाँ तक की बात समझ लगी कि नहीं समझ लगी? फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? 28 फरवरी को तो हमने बैंक को 5 मिलियन की वापसी कर दी थी। तो 28 फरवरी के दिन हमारे पास बाकी कर्जा कितना रह गया था? 60 मिलियन। अब 60 मिलियन पे रेट लगेगा, 60 मिलियन इंटू 13%, इंटू कितने महीने? 3 महीने। कौन कौन से? मार्च, अप्रैल और मई का महीना। हाँ। जून कितने गया? और जून कितने गया? कंस्ट्रक्शन। ये सब तो पहले लाइन से मैं कैलकुलेशन कराई थी। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होगी थी? तो जून के महीने में तो हमारे पास आनी ही नहीं। क्यों बोला? कंस्ट्रक्शन ही मुकम्मल होगी। समझ लगी बात की? तो इसलिए बच्चों कितने महीने आएंगे? 3 महीने, मार्च, अप्रैल और मई का महीना। तब बोरिंग कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी थी? 19,50,000। क्या ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई बच्चों? बोलो तो सही। यहाँ तक को मसला है तो बताओ। तो क्लियर है? अच्छा जी। अब इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करते हैं बच्चों। पहले 2010 की बात कर लेते हैं। 2010 में आपको कर्जा मिला था 17 मिलियन, उसमें से 0.7 मिलियन उन्होंने काट लिया, और पहले दिन ही हमने ठेकेदार को दे दिए थे 25 मिलियन। तो बाकी जो पैसे बचे होंगे वो 8% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिए होंगे, ऐसे ही है ना? कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे आपने? 44,3 मिलियन। ये चेक करो, 44,3 मिलियन बनता है। ये बनता है ना? इंटू 8% इंटू 4/12। ये 4/12 क्यों किया? मार्च से लेके जून तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 11,81,333। हाँ जी, आंसर आ गया जी। 11,81,333। 2010 वाला तो सिनेरियो निपट गया ना। ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, नीचे इनकम आ गई, माइनस करेंगे तो 2010 वाला तो फाइनल हो गया ना, 18,52,000। करके देखो जरा।
क्लियर है? 30,33,333 में से 11,81,333 माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 18,52,000। हजम शुद्ध। अच्छा जी। अब उसके बाद बच्चों, अब 2011 की बात शुरू करते हैं। यकम जुलाई वाले दिन हमारे पास 44,3 मिलियन ही पड़े हुए थे, ऐसे ही है ना? हमने इनको छेड़ा कब था? जब बैंक को पेमेंट करी थी, कब? 31 अगस्त को छेड़ा था। इसका मतलब है जुलाई और अगस्त 2 महीने हमारे पास 44,3 मिलियन इन्वेस्टेड रहे, ऐसे ही है ना? तो बच्चों 44,3 मिलियन इंटू 8% इंटू 2/12, यहाँ तक की बात में लगी। इसकी हमें और इनकम मिल गई 5,90,667, ये 2011 वाले साल में आएगी इनकम। क्लियर? फिर हमने बैंक को कितने पैसे दिए? 9,55 मिलियन। बाकी पैसे कितने रह गए जो सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं? 34,75 मिलियन। तो 34,75 मिलियन को 8% में इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो 5 महीने तक इन्वेस्टमेंट रही। हालांकि रही तो 6 महीने तक थी, लेकिन यहाँ पे 5 महीने क्यों आए? वो 1 महीना फरवरी वाला नहीं लेना, ना उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है और ना ही उसकी इनकम लेनी है। यही बात हमारी तय हुई थी, याद है? कि जिन महीनों का एक्सपेंस नहीं लेते उन्हें महीनों की इनकम ही नहीं लेते। एक्सपेंस कहाँ जाएगा उन महीनों का? तो इनकम भी कहाँ जाएगी? इनकम हुई तो होगी लेकिन प्रॉफिट लॉस में जानी। ठीक है जी? तो 5/12 करेंगे बच्चों, तो और इनकम आई हमारी 11,58,333। ठीक है? और अगली, उसके बाद पेमेंट तो हुई कोई नहीं, तो यहीं तक बात खत्म हो जाएगी बच्चों। ऊपर वाले 3 सूद है, नीचे वाली 2 इनकम है, नेट आंसर निकाल। हाँ नहीं आ गई? बोलो तो सही। ये चीज फाइनल होगी बच्चों? अब बच्चों अगली बारी है जनरल बोरिंग की। अब जनरल बोरिंग में हमें पता है रेट सिर्फ उस पैसे पे लगता है जो ठेकेदार को दिए होते हैं, याद है ना? तो ठेकेदार को जनरल बोरिंग में 2 पैसे निकाल के दिए हमने। ये टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको जनरल बोरिंग के लिए, क्योंकि जनरल बोरिंग में जितने पैसे निकाल के आपने एक्चुअल में ठेकेदार को दिए हैं उस पर सूद लग जाता है। तो टेबल की जरूरत आपको उस वक्त पड़ेगी। तो कितने पैसे हमने निकाल के दिए ठेकेदार को? 30,025, ऐसी है? कब दिए? 31 जनवरी को दिए, ऐसी है? तो जनवरी से लेके जून तक। अच्छा, 2010 में क्या ठेकेदार को कोई पैसे दिए जनरल बोरिंग में से? तो 2010 में जनरल बोरिंग का कोई सूद नहीं आया। नहीं बात लगी। जनरल बोरिंग की जरूरत ही हमें कब पड़ी है? अगले साल में। तो उसका सूद सिर्फ अगले साल में आएगा, पिछले साल में कोई सूद नहीं आया। तो 30,25 की पहली पेमेंट की है बच्चों हमने, इंटू 14%, यहां तक की बात में लगी। इंटू कितने महीने आएंगे बच्चों? 31 जनवरी को पेमेंट की हमने, और 31 मई को बिल्डिंग मुकम्मल होगी थी। कितने महीने आएंगे? 3 महीने। कौन कौन से? मार्च, अप्रैल और मई। फरवरी का महीना क्यों नहीं आया? फरवरी का महीना सस्पेंशन रही है। तो अगर सस्पेंशन है तो जनरल बोरिंग भी रोकेंगे और स्पेसिफिक बोरिंग भी रोकेंगे। और 3/12 क्यों आया, ये बात में लगी।
मेरा अच्छा। अब बच्चों जनरल बोरिंग में से एक और पेमेंट भी की है। कहाँ? ठेकेदार को दिया है। अब हमने तो ये पढ़ा था एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम जनरल बोरिंग, याद है? तो एक्सपेंडिचर से मुराद तो वो पैसे जो ठेकेदार को दिए, या ये पैसे ठेकेदार को दिए? नहीं। तो फिर इसके ऊपर आने वाला सूद हम बिल्डिंग में क्यों लेके रहे? सवाल है। बिल्डिंग के लिए लोन के लिए बिल्डिंग के लिए लिया हुआ जो लोन था उसकी रीपेमेंट करनी पड़ गई, तो वो कहाँ से पेमेंट की है? तो जनरल बारी को आपने छेड़ा तो है, किसकी वजह से छेड़ा है? बिल्डिंग की वजह से छेड़ा। तो लिहाजा अगर जनरल बोरिंग में से कुछ पैसे निकाले हैं, ठेकेदार को नहीं दिए, बैंक को दिए हैं, तो बैंक को क्यों दिए हैं भाई? बिल्डिंग की वजह से दिए, तो लिहाजा उसके ऊपर भी सूद आएगा। यहाँ तक की बात लगी। लेकिन फिर भी दिमाग में कीड़ा आएगा कि सर जी बिल्डिंग के लिए तो और भी बहुत सारे काम करते हैं, वो तो आप नहीं लेते, ये आपने क्यों ले लिया? नहीं बात लगी। बच्चों जरा गौर से देखो, ये पेमेंट हमने बैंक को जो की, इसकी वजह से हमारी स्पेसिफिक बोरिंग का सूद कम हो गया। सोचो, ये पेमेंट जनरल बोरिंग से ना की होती तो हमारी स्पेसिफिक बोरिंग कम ना होती, हमारी स्पेसिफिक बोरिंग कम ना होती तो उस पर सूद ज्यादा होता। तो जनरल बोरिंग में से अगर आपने पेमेंट की है जिसकी वजह से स्पेसिफिक बोरिंग का सूद क्या हो गया? कम हो गया, तो फिर इसकी तरफ से जो सूद पड़ेगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से स्पेसिफिक बोरिंग का सूद कम हुआ। नहीं बात समझ आई? हाँ जी। देखो, अगर आपने ये बैंक पेमेंट ना की होती, ये पेमेंट ना की होती, तो क्या आपका स्पेसिफिक लोन यहाँ पे 60 मिलियन आता? 65 ही रहता। तो जब 65 ही रहता है इंटू 13% इंटू 3/12 करते तो वो वाला आंसर ज्यादा होता। वो पेमेंट करने की वजह से आपका लोन 65 से क्या हो गया? 60 हो गया। तो इसका मतलब है ये वाला आंसर भी आपका कम आया। तो आपको जनरल बोरिंग ने सहारा दिया ना यहाँ। तो फिर इसलिए जनरल बोरिंग में से अगर वो पैसे आपने इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो आपने ठेकेदार को नहीं दिए, चाहे आपने बैंक को दिए, उस पर जो सूद पड़ेगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से स्पेसिफिक लोन पे आने वाला सूद कम हुआ है, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में कम गया है, तो बाकी का फिर यहां से जाएगा। कम किया है हम उसका और इसका डिफरेंस देख। नहीं नहीं नहीं, इसका रेट जो है वो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका रेट कितना है? 14%। उसका रेट कितना है? तो जहां पे 13 लगना वहां पे 13 लगाएंगे, जहां पे 14 लगना वहां पे 14 लगाएंगे। नहीं बात लगी। इतराज तो ये भी हो सकता है कि सर जी अगर हमने कर्जा लिया था तो 13% पे लिया था, लेकिन जब उसी बैंक में इन्वेस्ट किया तो 8% पे क्यों किया, 13% पे क्यों नहीं किया? ठीक है ना? पॉइंट वही है ना कि यहाँ पे 13% लगाया है तो यहाँ पे 8% लगाया है, तो फिर यहाँ पे 14% है, तो जिसका जो रेट है वहां पे वो लगाए, क्योंकि ये पैसे जनरल लोन में से इस्तेमाल हुए, तो इसमें जो रेट लगता है वो लगाए। कितना? 14%। लॉजिक समझ आई सबको? कि जनरल बोरिंग में से ये पैसे हमने ठेकेदार को नहीं दिए, फिर भी इसका सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में जा रहा है। उसकी लॉजिक समझ आई क्यों जा रहा है? ठीक हो गई नहीं? तो 9.225 मिलियन की पेमेंट की है इंटू 14% इंटू 3/12 क्यों? कौन कौन से? मार्च अप्रैल और मई, फरवरी का नहीं लेना आप। और समझ लगी बात की? तो 3,22,875 ये आंसर है। यहाँ तक कोई मसला? ये जो आपने काउंट कर पिछले पॉइंट में हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? अब बच्चों, उसने मांगा क्या था ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली ना। उसने क्या मांगा था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 10 और 11। दोनों सालों की मांगी कि एक साल की मांगी? दोनों सालों की मांगी। अब बच्चों हमने इसमें सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हम आंसर निकाल सकते हैं, 10 का अलग और 11 का अलग। 10 में हमने अरेंजमेंट फी दी थी, वो 7 लाख रुपया अभी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। यही तो हमने पढ़ा। तो 2010 में अरेंजमेंट फी दी थी 7 लाख, ये 2011 में क्यों नहीं आएगी?
तो स्टार्ट में किया वो एक दफा दिए कि दो दफा दिए? तो वो एक दफा दिए तो एक दफा ही आएगी ना। मेरी बात लगी। और स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर आपने सूद निकाला हुआ है 18,52,000, नजर आ रहा है? ये यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेसिफिक। और जनरल बोरिंग का सूद यहाँ पे 2010 में नहीं आया, क्यों नहीं आया? 2010 में जनरल बोरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक की बात लगी। अब 2011 की कैलकुलेशन करेंगे, अरेंजमेंट फी दोबारा नहीं आनी। पिछले साल पे की थी, पिछले साल ही आ गई बस। और स्पेसिफिक बोरिंग का सूद लेना और जनरल बोरिंग का सूद लेना, ये दोनों कैलकुलेशन की हुई कि नहीं की हुई? वहां से वैल्यू उठा के यहाँ पे लिखी। तो ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए मैंने जगह छोड़ी। बाकी पहले नीचे वर्किंग की, वर्किंग करने के बाद ये मैंने जगह फिल की। पेपर में भी आपने ऐसे ही करा। समझ गई बात? तो 2010 में कितना सूद जाना, 2011 में कितना सूद जाना, क्लियर? नोट कर लिया? और समझ आ गया सबको? इसमें कोई चीज जो भी कंफ्यूजन कर रही हो तो बताओ। हाँ जी। पहले हम सीक्वेंस करें, बताएं। हाँ जी, क्या आंसर आता है इसका? सी, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एसेट डाटा रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज व्हेन acquired। सी। समझ आ गई सबको? दूसरा। हम्म। सी। हम जब खुद कोई काम रोक देते हैं ना, तो उसको हम इंटरप्शन नहीं कहते, वो तो हमारे प्लान का हिस्सा है। हमने खुद लेंटर को 3 दिन के लिए धूप लगवाई है, क्या हम उसको इंटरप्शन कहेंगे? नहीं, वो तो हमारा कंस्ट्रक्शन प्लान का हिस्सा था। इंटरप्शन से क्या मुराद है? जब हम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे थे और बाहर से किसी ने पंगा लिया। समझ लगी? या हम अपने प्लान से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और कोई पुर्जा आना था और पुर्जा आने में महीना लग गया, या हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और बारिश आ गई, तो इसको क्या कहेंगे? इंटरप्शन हुई है। समझ लगी बात की? अगला। हाँ जी। अल्फा।
फिर कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सुन एज बोरिंग कॉस्ट आर इनकर्ड। नहीं, जरूरी तो नहीं है। हमने पढ़ा है कि क्या जैसे ही बैंक सूद चार्ज करना शुरू कर देता है उसी वक्त हम बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करते हैं? नहीं। हाँ, हो सकता है कर्जा पहले मिल जाए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही ना हो। ये बात में लगी। तो क्लियर है। लो जी अगला सवाल। हाँ जी, क्या जरा दरी कैसे? और 1 जनवरी 2021 से कंपनी बारोड 20 मिलियन एट 9% पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन एसेट। कब लोन मिला? द कंपनी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन यकम फरवरी। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? एंड पेड 8 मिलियन ऑन यकम मार्च 2021। पैसे कब दिए? एंड 12 मिलियन ऑन यकम 2021। दैट्स वाज रेडी टू यूज इन यकम सितंबर 2021। सरप्लस समर्सर इन एसेट 6% पर एनम। द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज इज। मीटर कब से चालू होगा? यकम मार्च से होगा। क्यों बोला? तीनों चीजें यकम मार्च को पूरी हो रही। ये बात याद रखनी। कर्जा पहले मिल गया, कंस्ट्रक्शन भी शुरू होगी, लेकिन पैसे नहीं दिए ठेकेदार को। ठेकेदार को पैसे कब मिले हैं? यकम मार्च को। उसका मतलब है यकम मार्च से तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमने ये पढ़ा, कर्जा ले लिया हो, ठेकेदार को पैसे दे दिए हो, और ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया हो। याद है ना? तो कितना कर्जा लिया जी? 20 मिलियन इंटू 9% इंटू कितने महीने बनते हैं? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 6/12। 0.9 मिलियन, ऐसे ही है? अच्छा, हमने 20 में से 8 मिलियन दे दिया था उसको, बाकी 12 मिलियन इन्वेस्टेड रहा, ऐसे ही है ना? कितने महीने? 12 मिलियन इंटू 6%। कितने महीने इन्वेस्टेड रहा? मार्च का महीना, अप्रैल, मई और जून। 0.24 मिलियन। 0.66 मिलियन। 6 लाख 60 हजार बनता है। सबको समझ आई थी बात? हाँ जी। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? अल्फा आएगा। कि जनरल बोरिंग में इन्वेस्टमेंट इनकम कभी भी बोरिंग कॉस्ट कैसा नहीं होती, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती होती है। उसको कभी हमने बिल्डिंग के कॉस्ट में माइनस किया? नहीं किया। वो हमेशा कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें लगी बात भी।
इन्वेस्टमेंट तो लगती नहीं है, पैसे ले लेने, इस्तेमाल नहीं किए, कितने भी नहीं किए, तो कहीं इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे? बिल्डिंग नहीं बना रहे, पैसे पकड़ लिए हैं लेकिन चाहिए नहीं अभी फिलहाल, कोई इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि बिल्डिंग नहीं बना रहे, इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, तो सारे पैसे लगा देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ पैसे बच जाए। हाँ जी। तो मैंने अभी की है, ऐसी है, ये अभी की है ना। हाँ जी, करें जी। तो आगे कल मुझे तो कैलकुलेशन शुरू कर दिए। ये शायद अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जी, तो आई कैप के पासवर्ड का एमसीक्यू है, तो कोई लेजेंड ऐसे थे कैलकुलेशन करके आ गए थे। हाँ जी। अल्फा, मतलब पिछले साल में आपने बिल्डिंग में जो पैसे लगाए हैं, वो बिल्डिंग ऐसा नहीं है, है? अभी सवाल आपने पढ़ा है, 2010 में भी पैसे लगाए, 2011 में भी लगाए, तो जब 2011 में बिल्डिंग में पैसे लगा रहे होंगे तो उसमें पिछले साल के पैसे नहीं लेने? उस साल के इस साल की बड़ी कॉस्ट ठीक है कि उस साल की बॉडी कॉस्ट की बात करें,
बाकी तीनों तो फिर ज्यादा रेलिवेंट लग रहे हैं, लेकिन इस पर फायर ज्यादा। ठीक है सर, रेलिवेंट। टी बी एक्सपेंस बहुत हो गया है और क्यों वो इम्प्रूव कर लिया मैसेज। मोबाइल को पकड़ा, चेक करेगी बैटरी है कि नहीं। गेम खेल रही क्लास बैठ ऐ जिंदगी च साढ़े गेम खेलदी कोई वो एडिटी बड़ी बलावा आई है साढ़े सामने, तीनों किने मारना। हाँ भाई सोचो, समझ यही क्या सवाल है, समझ नहीं आई। नहीं कमाल करने का सवाल है। वाह वाह, हम गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी वैसे भी मुकर नहीं सकते। फैसला सारे होना चाहिए तेरे बराबर है। तुम दिन जो खा रहे हो तुम ऐसे हो गया एक अरे मुझे बताओ सवाल की समझ आई यार, समझ गए। अब जो वो पहला इसलिए गेम के पीछे पड़े जैसे चलो ये आपका होमवर्क है। यहाँ नहीं हुआ था, ये होमवर्क भी कौन सा कर रहे अरे कल ये बात है वो करते हैं। हाँ जी, इतनी समझ नहीं आई। पहली स्टेटमेंट में क्या गलती है? सस्पेंशन भी समय में हो सकती है। लेकिन उसने सस्पेंशन की तो बात नहीं की, सेशन की बात की है। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट किया है ना, अगर तो कभी भी हो सकता है। यहाँ पे आना चाहिए था मैंने एसेट इज सब्सटेंशियली अवेलेबल फॉर यूज वाला पढ़ा ये 16 में, वो डेप्रिसिएशन के लिए जरूर। ठीक है, दूसरे में क्या होता है? सर ऑलवेज एक तो फिर लोग भी जाते हैं कि जब लोग हाँ, जितना सूद पड़ा है उतना सारा के सारा उसमें जा रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन क्या बनती है? नन इज तो अगर ये जो प्रश्न किया कि हमको सेंड कर दो, क्या किया? ये जो क्वेश्चन है यस। अच्छा ठीक बड़ा दावा सब है ना, करता ना।